अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, वेलकम टू नोग्राफी बाय एन फातिमा। हम हाजिर हैं दिल कर दिया कुर्बान सीज़न 2 की नई किस्त के साथ। पढ़िए और एंजॉय कीजिए, साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपना रिव्यू देना मत भूलिए। एंजॉय रीडिंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला अहद यालम मशियतुल्लाहि व क़रारतुल्लाहि खैर मिनल्लाह। अल्लाह की मर्ज़ी और अल्लाह के फ़ैसले, अल्लाह से बढ़कर और कोई नहीं जानता। बाब फ़ैसला 20 मार्च 2020। Once you have decided to get in this hell, you have no choice to get back. एक बार जब आपने इस जहन्नम में ख़ुद को आज़माने का फ़ैसला ले लिया, फिर आप पीछे नहीं हट सकते। ये डिफेंस सर्विसेज इंटेलिजेंस एकेडमी है, जहां पाकिस्तानी फोर्सेस के बेहतरीन जांबाजों को आग के कुएं से गुजारकर मज़ीद बेहतरीन बनाया जाता है। आप तमाम ऑफिसर्स अपनी अपनी रेजिमेंट के बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, लेकिन ये जगह वो जगह है जहां बेस्ट से भी बढ़कर कुछ ग्रेटर एक्सपेक्ट किया जाता है। ये 6 महीने का कोर्स आपको बताने वाला है कि असल जहन्नुम क्या होती है। वो तमाम ड्रिल्स जो आपने चंद साल पहले अपने इनिशियल ट्रेनिंग्स में की, इस जगह दुगनी मशक्क़त और मेहनत के साथ करवाई जाएंगी। इस जगह आपको ऐसे ऐसे टास्क दिए जाएंगे जो आपने तसव्वुर भी नहीं किए होंगे। हर टास्क में हर ऑफिसर की परफॉर्मेंस मॉनिटाइज की जाएगी और कोर्स के आखिर में इन 24 ऑफिसर्स में से बेस्ट 9 ऑफिसर्स सेलेक्ट किए जाएंगे जो हमारी मिलिट्री इंटेलिजेंस के लिए काम करेंगे। क्या आप सब इस जहन्नुम से गुजरने के लिए तैयार हैं? दराज कामद और गहरी आंखों वाले उस खूबसूरत जवान की कड़क आवाज़ पे वहाँ कतार की सूरत में खड़े तमाम ट्रेनिंग ऑफिसर्स यक आवाज़ होकर पुरजोशी से चिल्लाए, यस सर, लेट्स सी। ये तो आने वाले 6 महीने बताएंगे कि आप में से कौन कितने पानी में है। मखदूम साहब, इन्हें कंपनी पहुँचा दीजिए एंड मेक श्योर शाम से पहले इन्हें वहाँ की वॉल पे लगे मिलिट्री स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन अजबर हो जाएं। वसूजी खदोकाट के मालिक जवान ने खुद से कुछ दूर कदम पीछे खड़े ड्रिल सार्जेंट को हुक्म देते वहां से रुखसत ले ली। उसके जाने के बावजूद भी तमाम ऑफिसर्स उसकी बारो बावखार शख्सियत के जेर असर खड़े थे। बिलाशुबा वो आर्मी का एक जाना माना नाम था, जिसे कमांडर इन चीफ ऑफ ISI की जानिब से स्पेशल ट्रेनिंग पे गुज़िश्ता साल ही यहाँ पोस्ट किया गया था। जो हुक्म साहब, आप सब एक कतार में खड़े हो जाएं ऑफिसर्स। अभी आप सब यहाँ से सीधे अपने कमरों में जाएंगे और 20 मिनट के अंदर अंदर अपना कुल सामान सही तरीके से रखकर ऑडिटोरियम 3 में जमा हो जाएंगे, जहाँ मिलिट्री डिसिप्लिन रूल्स के चार्ट लगे हैं। आप सब ने वो रूल्स शाम से पहले पहले किसी तोते की तरह अच्छे से रट लेने हैं, और ना सिर्फ रट लेने हैं बल्कि उन्हें अपनी नस नस में उतार लेने हैं, ताकि उन पर अमल करते वक्त आप लोगों को कोई दिक्कत पेश ना आए। आपका लंच ठीक 2 बजे लगेगा साहब। आपके पास खाने के लिए महज 15 मिनट होंगे। जो भी ऑफिसर वक्त की पाबंदी का ख्याल नहीं रखेगा वो मेजर साहब के हाथों अपनी सजा भुगतने तैयार रहेगा। मेजर साहब आपसे ठीक शाम 4 बजे इसी ग्राउंड में मिलेंगे। आपने मिलिट्री के वैल्यूज़ और डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए 4 बजने से 15 मिनट पहले ही ग्राउंड में अपने प्रॉपर यूनिफॉर्म में मौजूद रहना है। ड्रिल सार्जेंट उसी मुतानत और कड़कपन को जारी रखे उन्हें घोड़ों की तरह कतार की सूरत में दौड़ा दे हॉस्टल की तरफ ले गया था, जबकि दूसरी तरफ उन सबको वहां से जाते देख ग्राउंड के स्पार मौजूद गाड़ी में बैठी तथीर का चेहरा यकदम ही मुरझा सा गया था। जब से वो उस रात अपने दिल का गम बांट कर बहाल हुई थी, कर्नल असद अक्सर उसे अपने साथ कैडेट्स की ड्रिल दिखाने अकेडमी ले आया करते थे। चूँकि तथीर को बचपन से ही फौजियों से बहुत लगाव था, इसलिए उसका वक्त बहुत खुशगवार गुजरता था। उस भयानक हादसे को गुजरे 7 माह हो चुके थे। गो के जख्म अब भी ताज़ा थे, मगर वो अब रफ्ता रफ्ता उन जख्मों के साथ ही जीना सीख रही थी। वो अब उनके साथ गुफ्तगू भी कर लिया करती थी। दिल करता तो खाना भी बना लेती। कभी परी तो कभी डॉक्टर मदीहा के साथ हॉस्पिटल भी हो आती। किहान और माँ बाप की याद सताती तो सारा सारा दिन कमरे में बंद भी रहती। पर इस तमाम अरसे में भी तुराब के लिए उसकी बदगुमानी और नफरत मूस कायम व दायम थी। वो दर्द, वो कसक, वो मान टूटने की तकलीफ, सब कुछ वैसा ही तरोताज़ा था, लेकिन एक एहसास और भी था जो उन सब जज्बात पर गालिब था। एक ऐसा बेबस एहसास जो उसकी रूह को हम वक्त बेचैन किए रखता था, एहसास जो उसे रातों की नींद छीन लिया करता था। उस सब के बावजूद भी उसने अपने दिल को जैसे तैसे आमादा करते कर्नल असद परी और डॉक्टर मदीहा की मुश्तरका ख्वाहिश पे अपने FSC फाइनल ईयर के इम्तहानात, जो कि वादी अंबर में देने से खासिर रही थी, पिछले माह दे डाले थे। और अब आज उन इम्तहानात के कामयाब नताइज में कर्नल असद उसे कोई सरप्राइज़ देने यहाँ ले आए थे।
मैडम आपको सर असद अंदर बुला रहे हैं। दफातन शीशे पे होने वाली दस्तक पे उस जानिब मुतवज्जह हुई जहाँ एक फौजी जवान पुष्प पे हाथ बांधे उसके गाड़ी से निकलने का मुंतजर खड़ा था। वो कुछ देर के तवक्कुफ के बाद तसब्बुब से लब चबाती गाड़ी से निकल आई। मैडम इस तरफ। वो जवान काफ़ी खुश उसलूबी से उससे राह दिखाते आगे आगे चलने लगा। सर, मैडम आ गई। शुक्रिया कैप्टन फहद, यू मे लीव। सर, फहद सल्यूट करते वहाँ से निकल गया। अलबत्ता कर्नल असद की अपनी अपनायत भरी इस्तकबालिया नजर देखती तदहीर छोटे छोटे कदम लिए अंदर आई। कर्नल असद के अलावा वहाँ 2 अफराद और भी मौजूद थे, जिनमें से मेजर जनरल रजा जाफरी से वो पहले भी मुलाकात कर चुकी थी, पर तीसरे फर्ज से वो मुकम्मल अनजान थी। और तो और वो उसकी सिमत पुश्त किए बैठा था, जिसके बायस उसका चेहरा देखने से भी खासिर थी। मीर, इनसे मिलिए, ये है मेरी होनहार बेटी हीर। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपकी बेटी का नाम गालिबन एन रजा जाफरी है सर। मीर के इतनी सर्दगी से तंज करने पे तथीर का मासूम चेहरा सुर्खी से सुर्ख हुआ था। अलबत्ता मीर का चेहरा देख साथ ही उसकी सब सुनहरी आंखों में तहय्युर भी उतर आया था। वो वही था जो कुछ देर कबल उस बैच को इतने कड़क अंदाज में वेलकम ओरिएंटेशन दे रहा था। तथीर भी मेरे लिए एन जैसी ही हैं। तभी आप उनकी बेजा सिफारिश कर रहे हैं। Behave yourself, Major, and do not forget military discipline. कर्नल असद की सर्द तंबी पे मीर ने संजीदगी से सॉरी करते तथीर का जायजा लेना शुरू किया, जो अपना सर झुकाए खामोश खड़ी थी। वो चाहकर भी मीर का सिफारिश वाला तन समझने से कासिर थी। तो आप चाहते हैं मैं इन मोहतरमा को ट्रेनर की मशक मुलायजा फरमाने अपने साथ साथ लिए घूमूं? उसका लहजा बावजूद कोशिश के भी हमवार नहीं था। वो तराब नहीं था, वो मीर था, जो बहुत ही कम मकामात पर अपना गुस्सा पीने की जहमत उठाया करता था। न सिर्फ साथ लिए घूमो, बल्कि इससे FPSC के टेस्ट के लिए भी ट्रेन करो। कर्नल असद की हिमायत करते जनरल रजा ने भी बिल्कुल यही चाहते हैं वाले अंदाज में आंखों को जुम्बश देते मीर को सर घुरी से नवाजा, जिस पे मीर ने अपने लब भेज लिए। अलबत्ता तथीर होग ज़्यादा तासुरात लिए कर्नल असद का चेहरा देखने लगी, जो उस वक्त मीर की जानिब मुतवज्जा थे। परमिशन टू स्पीक सर। उसकी माथे की रगें उभर आई थी। परमिशन ग्रांटेड। कर्नल असद ने भी उसी के बेलचक लहजे में जवाब दिया। आप दोनों जानते हैं मुझे अपने काम में किसी एक्स्ट्रा फर्द की मौजूदगी पसंद नहीं, फिर चाहे वो हाई रैंक ऑफिसर ही क्यों ना हो। और दूसरी बात, यहाँ मौजूद तमाम ऑफिसर्स बेस्ट ऑफ द बेस्ट हैं, जो अपने मेरिट, टैलेंट और 5 ईयर सर्विसेज के बेसिस पर यहाँ सेलेक्ट हुए हैं। और इन मोहतरमा को देख के मुझे नहीं लगता कि यहाँ खड़े होने की भी एलिजिबल है। आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हैंडल हर। और अगर इन्हें सर्विस ज्वाइन करने का इतना ही इश्तियाक है तो ये टेस्ट देकर क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? दिस कोर्स इज़ नॉट फॉर न्यूबीज, दिस इज़ द वर्स्ट लेवल ऑफ इंटेलिजेंस। उसका बस नहीं चल रहा था तदीर को अकेडमी से बाहर फेंकाए। लिसन मेजर मीर अली मुर्तज़ा, इस जगह कमांड देने और मर्जी बताने का हक सिर्फ हम रखते हैं। हाउ मैनी टाइम्स डू आई हैव टू रिमाइंड यू दिस? तथीर हुसैन अगले 6 माह आपके साथ आपकी ट्रेनिंग में रहेंगी और आप ही उसे ट्रेन करेंगे, एक नील कैडेट से लेकर एक बेस्ट मार्खोर तक, ताकि ये अपने हर टेस्ट में अच्छी कारकर्दगी से कामयाब हो सके। और तथीर कितनी अहल हैं ये आपको उन्हें ट्रेन करते हुए बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा। रही बात एक नील सिविलियन को इस कोर्स की परमिशन ग्रांट करने की, तो एज अ DG ऑफ इंटर सर्विस इंटेलिजेंस ये मेरे ऑर्डर्स हैं। डू यू गेट इट? रॉजर सर। मेजर रजा का तहकुमाना लहजा और संजीदा आंखें मीर को ना चाहते हुए भी अपना सर खम करने पर मजबूर कर गई थी। बस यहीं आकर वो एक फौजी होने की हैसियत से हर बार ज़ेर हो जाया करता था। गुड। तथीर को आपकी खास तवज्जो की ज़रूरत है। मुझे उम्मीद है 6 माह बाद मैं तथीर से नहीं बल्कि आपके ट्रेन की गई एक जांबाज सिपाही से मिलूंगा, जिसकी आंखों में किसी चीज़ का खौफ नहीं होगा, सिर्फ अपने दुश्मन को मौत के घाट उतार देने का अज़्म होगा। पार्डन सर फॉर स्पीकिंग आउट माई हार्ट। 6 माह तो दूर की बात है, अगर ये मोहतरमा 6 दिन भी यहाँ इस अकेडमी में गुजार लें तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। इंतहाई गंभीर संजीदगी से मीर अपनी बात मुकम्मल कर गए। उन दोनों को सीना तान कर सल्यूट करने के बाद वहाँ से जाने को मुड़ चुका था, मगर जाते जाते भी तथीर के पास रुक कर सरगोश नवा वेलकम टू हेल तथीर हुसैन कहते उसका खून खुश करना नहीं भूला था। जल्लाद ही रख लेना, वही सूट करता है तुम्हें। जनरल रजा ने तथीर के पास आकर उसके पीछे काफ़ी ऊंची हाँक लगाई थी, पर वह सुनकर भी अनजान मनते राहदारियों से निकलता चला गया। मैं ये नहीं कर सकती, मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं नहीं कर सकती, मैं हानि को भी नहीं बचा पाई थी, मैं कुछ नहीं कर सकती। आपने उनसे ये क्यों कह दिया बाबा?
मैं नहीं कर सकती। मंजर कुछ यूं था कि कर्नल असद उसे सोफे पे बिठाए खुद बराबर बैठे उसके हाथ अपने हाथों में लिए हुए समझा रहे थे, पर ततहीर का सर मुसलसल नफ़ी में हिला जा रहा था। वो बहुत घबराई हुई थी और खौफजदा नजर आ रही थी। मेजर जनरल रज़ा जाफरी भी खामोशी से बैठे उसकी मासूम खिलकत को देख रहे थे, जो इतनी कम उम्र में इतने बड़े साहने से गुजरने के बाद बहुत कमज़ोर और खौफजदा हो चुकी थी। ततहीर को मजबूत और जीने के लिए नया मकसद देने कर्नल असद का फैसला मेजर जनरल रज़ा को 100% दुरुस्त लगा था। जब भी उन्होंने ततहीर को मीर के हवाले करने का एक मुश्किल फैसला लिया था, ऐसा नहीं था कि वहाँ दूसरे ट्रेनर्स नहीं थे, मगर ततहीर को खास तवज्जो हिफाजत दरकार थी जो यकीनी तौर पर उसे सिर्फ मीर ही दे सकता था। वो दोनों उस मासूम लड़कियों को लेकर किसी सूरत रिस्क नहीं ले सकते थे। ततहीर उनके लिए बहुत खास थी। जनरल रज़ा जानते थे कि मीर किसी सूरत उस ट्रेनिंग देने आमादा नहीं होगा, मगर वो इस बात से भी बखूबी वाकिफ थे कि मीर अली मुर्तज़ा को कैसे राज़ी किया जा सकता था। हीर मेरी बेटी, आप बहुत मजबूत हैं। आप कैसे भूल सकते हैं आप वादी अंबर की जान और सबसे बहादुर लड़की थी। कर्नल असद ने खासा मायूसी का इजहार किया। मेरी बहादुरी उस रोज़ ख़त्म हो गई थी बाबा, जब बहराम ने मेरी आंखों के सामने मेरी मोरे को गोलियों से भून डाला था। एक लड़की कभी बहादुर नहीं हो सकती। वो सिर्फ बेबस होती है, मजबूर होती है और मजबूर कर दी जाती है। मैं बहादुर नहीं थी। मैं बहादुर होती तो अपने मासूम भाई को कभी मरने ना देती। मैं कमज़ोर हूँ, नहीं हूँ मैं बहादुर। वो हुनूर सफ़ी में सिर हिलाती बराए वो लहजे में जिस तड़प से बोली, जनरल रज़ा और कर्नल असद दोनों पल भर के लिए अपनी आंखें मिच कर रह गए। ठीक है तथीर, अगर आपका यही फैसला तो हम फोर्स नहीं करेंगे, पर आप अपने किहान से क्या कहेंगी? आप ही ने हमें बताया था ना, आप दोनों को फौजी बनना चाहते थे, आप दोनों को फौजी पसंद थे। हीर खुदा आपको अपने घर वालों का, अपने मासूम भाई का ख्वाब पूरा करने का मौका दे रहा है। क्या आप अपने भाई को मायूस कर देंगी? क्या आप अपने पापा को मायूस करेंगी जिन्होंने आपकी हिफाजत के लिए अपनी जान तक दे दी? हीर, वो आपको मजबूत देखना चाहते थे, महफूज देखना चाहते थे, और मैं भी आपको मजबूत देखना चाहता हूँ। आप हमेशा से एक निडर और मजबूत लड़की थी और अब भी हैं। अपनी कमज़ोरियों को अपने आसाब पर हावी होने की इजाज़त मत दें हीर, आप बहुत बहादुर हैं। कमज़ोर वो होते हैं जो खुद को हालात के दायरे पर छोड़ देते हैं, पर आपने ऐसा नहीं किया। आपने उन्हें बचाने की हर मुमकिन कोशिश की। आपने उस जैसे दरिंदे के साथ इतने दिन गुजारे सिर्फ अपने घर वालों के लिए बेटा, पर खुदा को कुछ और मंजूर था। खुद को जिम्मेदार ठहराना बंद करें तथहीर, आप सब कुछ कर सकती हैं। मुझे मालूम है गुलफाम हुसैन की बेटी मुल्क दुश्मनों से अपने बाप और भाई के नाहक कत्ल का बदला ज़रूर लेगी। वो उनका सर कभी जुथीर हुसैन कमज़ोर नहीं हो सकती। वादी अंबर की हीरे कमज़ोर नहीं हो सकती। जो कुछ उन दरिंदों ने उसके साथ किया वो किसी और के साथ कभी नहीं होने देना चाहेगी। जनरल रज़ा का बारोब धीमा लहजा तथहीर को अपने शहर में जकड़ रहा था। वो सहारा, वो मोहब्बत उसे एक बार फिर से पुरानी वाली तथहीर बन जाने पे बहुत एहसन तरीके से कायल कर रही थी। आप हालात से डरने वाली मखलूक नहीं है तथहीर। आपने जिस हिम्मत और बहादुरी से वो सब मुसीबतें बर्दाश्त की, आप कमज़ोर हो ही नहीं सकती। आपको तो हर बेटे के लिए एक मिसाल बनना है तथहीर। अभी आपने बहुत बहुत आगे जाना है। आपको अपने हक के लिए, अपनी जान के लिए, अपने मुल्क और कौम के लिए लड़ना होगा। बोलें, वादी अंबर की जान अपने बस्ते वालों के लिए उनकी ढाल बनेगी ना? अपने घर वालों और तमाम बेगुनाह जानों के ज़िया का बदला लेगी ना? उसके मुकाबले को ललकार देने वाले लहजे में समझाते लजाजत से पूछा था, जिस पे तधीर आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए काफ़ी देर तक खामोश रहने के बाद अस्बात में सर हिलाते कर्नल असद के सीने में मुँह छुपाए अपने दिल की तमाम भड़ास निकालने लगी। मेरी बहादुर बेटी, बस अब रोने के दिन नहीं है। मेरी बेटी मुश्किल हालात का डटकर मुकाबला करेगी और मीर से बिल्कुल खौफजदा होने की ज़रूरत नहीं है। उनका मिजाज गर्म मगर दिल बहुत नरम है। उनकी सख्ती, डांट और सज़ा सिर्फ और सिर्फ आपको बेहतर बनाने के लिए होगी, पर आपने अपनी हिम्मत नहीं हारनी और उन्हें अपना नाम बदलने पर मजबूर कर देना है। हाँ, फिर हम सब भी ऐने दिल की तरह उस कड़वे करेले मेजर जल्लाद पुकारा करेंगे। जनरल रज़ा की मोहब्बत अपनायत और मज़ा से पर अंदाज पे वो कर्नल असद के सीने से ही लगी सुसु करते हुए मुस्कुरा दी थी। उस रोज़ तथहीर की ज़िंदगी के एक नए सफ़र का आगाज़ होने जा रहा था, पर वो वाकिफ़ न थी कि ज़िंदगी का यह नया सफ़र उसके लिए आने वाला वक्त कितना कठिन और दुश्वार साबित करने वाला था। दिन डूब रहा था। सूरज ने अपने लंबे लंबे बाजू दुनिया के दोनों किनारों से समेटे और उन्हें बगल में दबाकर एक गहरे केसरी रंग की गठरी सी बना दूर मगरिब के गहरे गहरे पानियों में उतरने लगा। थोड़ी देर में उसका रोबो जलाल जमीन की गोलाइयों में गुम हो गया था। ओवर फॉर टुडे, कल सुबह ठीक 5 बजे ड्रिल ग्राउंड में
پشت پر ہاتھ باندھے اپنے ازلی مغرور انداز میں حکم دیتا وہ میدان سے نکل کر مخدوم کے ہمراہ چلنے لگا۔ وہ نئی لڑکی جو اکیڈمی آئی ہے، کل سے اس کی ٹریننگ بھی سب کے ساتھ ہوگی۔ مخدوم صاحب، آپ نے اس پر خاص توجہ دینی ہے۔ شی از کمپلیٹلی ان سویلین ود نو ڈیسپریشن۔ فکر مت کیجیے صاحب، یہاں آ کر کوئلہ بھی سونا بن جاتا ہے، پھر آپ تو کوئلوں کو ہیرا بنانے والے ہیں۔ سیکھ جائیں گی۔ میر کی گاڑی نزدیک آتے دیکھ مخدوم ادب سے سلیوٹ کرتا پیچھے ہو گیا، جبکہ میر ڈرائیور کے ہمراہی میں اپنی جیپ میں سوار ہو کر گھر کے لیے نکل گیا۔ یہ گھر میں کیسی عجیب سی بو آ رہی ہے۔ گھر میں داخل ہوتے کے ساتھ ہی کچھ جلنے کی بہت تیز بو اس کے نتنوں سے ٹکرائی تھی، جس کے باعث اس کی سبھی پیشانی کے بلوں میں کچھ اور اضافہ ہو گیا۔ آج پورا دن وہ پہلے ہی تطہیر کی بدولت خاصا چڑچڑے پن کا شکار تھا۔ وہ اپنی کیپ ہال میں رکھتے بڑے بڑے ڈگ بھرتا فوراً کچن میں آیا، جہاں اوون کی باریک ساندوں سے باقاعدہ دھواں نکل رہا تھا۔ کتا! میر نے جو ہی وہ ہولناک منظر دیکھا، آنکھوں میں بے تحاشا حیرت و پریشانی لیے فوراً سے اوون کا ٹائمر بند کیا اور وہیں پاس رکھا گلوز پہن کر اندر کوئلہ بنتی ڈش نکالی تو ڈش میں موجودہ پیزے کا 99% جھلسا بدن دیکھ اس کی بھوری آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ گاڈ اینڈ ناٹ اگین! دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے گی، پر اس لڑکی کو کبھی کھانا بنانے نہیں آئے گا۔ وہ جلی ہوئی پیزے کی ڈو نکالتا، اس کا ضبط سے سرخ چہرہ قابل دید تھا۔ کچن میں ہر طرف دھواں بھر چکا تھا۔ اس نے بری طرح کھانستے ہوئے اپنے دانت پیس کر وہ ٹرے کاؤنٹر پر رکھی اور گٹا گٹ پانی حلق سے اتارنے لگا، پھر سخت ناگواری سے کچن کی تمام کھڑکیاں کھولتے سیڑھیوں کی جانب دیکھنے لگا، جہاں سے اس کی عین دلن کی آمد کے ڈنکے بج رہے تھے۔ میرا پیزا! نم کھلے بال پشت پہ بکھرائے زرد رنگ کی نفیس فراک زیب تن کیے وہ خود بھی جلنے کی بو محسوس کرتی بہت تیزی سے سیڑھیاں اترتی کچن میں داخل ہوئی تھی، پر وہ موجود میر اور کاؤنٹر پر رکھے اس جلے بھنے پیزے کو دیکھ اس کی سبز کانچ سی آنکھوں میں لبالب پانی بھر آیا۔ اس کی نم آنکھیں دیکھ میر کی ساری ناگواری اور بیزاری بھگ سے اڑی تھی۔ اسے منہ پہ روتے دیکھ فوراً قریب چلے آیا۔ پھر جل گیا۔ این نے اپنی نظریں جھکائے شرمندگی اداسی سے ملی جلی کیفیت میں کہا، اٹس اوکے، رونے والی کیا بات ہے؟ وہ بہت آسانیت سے دلاسا دیتے اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ رونے والی بات ہے، ہر بار یہی ہوتا ہے۔ حسن صحیح کہتا، I'm good at nothing۔ این، میں نے کہا نا اٹس اوکے، سیکھ جاؤ گی۔ اور حسن نے تمہیں ایسا کیوں کہا؟ ہاؤ ڈیئر ہی! میر نے لب بھینچتے اس کے آنسو صاف کیے کرتے ہوئے استفہامی آبرو اٹھائی۔ لہجہ خود بخود سنجیدہ ہو چکا تھا۔ تم ہر بار میرا دل رکھنے یہی کہتے ہو مرتضیٰ۔ اس کے برعکس این بڑی آرام سے حسن والی بات گول کرتے سوسو کرتی منہ پھلائے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی۔ 4 گھنٹے لگا کر اس نے اتنی محنت سے وہ پیزا تیار کیا تھا، اور تم ہر بار مجھ سے سننا کچھ نیا جلا دیتی ہو بیوی۔ اس پیزے کی غربت میں نظر ڈالتے میر اپنے مسکراہٹ دبائے بڑبڑایا، مرتضیٰ؟ این خوفگی سے دیکھنے لگی۔ اچھا نا بیوی، اب چھوڑو بھی۔ میں نے کہیں پڑھا تھا کہ جلنے والی چیزوں اور لوگوں پر اپنا وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ میر کے شرارت سے آنکھ کا کونا دبانے پہ این اسے متصفانہ گھورتی خود ہی سر جھکائے مسکرا دی تھی۔ مسکراہٹ کے باعث اس کے گالوں میں پڑتے گروں نے کھل کر اپنا جلوہ دکھایا تھا۔ نکھرا نکھرا روپ، گھنی کھلی زلفیں اور اس زرد رنگ کے خوبصورت لباس میں گلاب کا پھول ہی لگ رہی تھی۔ اس میں کوئی شک نہ تھا کہ میر کے ساتھ اس کی زندگی خوشیاں دوبالا ہو چکی تھیں۔ بیوی، ایک بات تو بتاؤ، تمہاری اس بے مثال خوبصورتی سے اصولاً جلنا تو انسانوں کو چاہیے، پھر ہر بار کھانے کیوں جل جاتے ہیں؟ کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ میرے پاس ایک ہینڈسم سا میجر ہے جو انہیں مجھ سے بہت زیادہ بہتر طریقے سے بنا سکتا ہے، وہ بھی بنا جلائے۔ چلو اب جلدی سے کچھ اچھا بناؤ، بہت بھوک لگ رہی ہے۔ اور ہاں، پلیز میرا کسی کوکنگ سینٹر میں ایڈمیشن کروا دو۔ اب سے آفس کے بعد سیدھا وہیں چلی جایا کروں گی۔ بہت کر لیا ایکسپیریمنٹس، اب سے تمہارے پیسے بالکل ضائع نہیں کروں گی، پرومس۔ اسے ناک سکوڑے میر کے ہاتھ میں میز پہ رکھی تمام سبزیاں تھماتے بڑی فرصت سے اپنا منصوبہ گوش گزار کیا، جس پہ میر نے متاثر کن انداز میں ابرو چڑھائی اور پھر وہ سبزیوں کی ٹوکری میز پہ واپس رکھتے دل کی گہرائیوں سے ہنس دیا۔ یو وونٹ بلیو کہ گھر آنے سے پہلے تمہارے ڈیڈا ڈیریسٹ کی بدولت میرا موڈ کتنا خراب تھا، پر تم مجھے ہر بار ایک الگ طریقے سے پرسکون کر دیتی ہو میری جنگلی بلی۔ نو ڈاؤٹ میری زندگی میں شرف صرف تمہیں حاصل ہے۔ میر نے اس کے رخساروں کو چمٹی نم لٹے کان کے پیچھے کرتے محبت سے کہا، جس پہ این بھی مسکراہٹ لیے بھرپور استحقاق سے اس کے ماتھے پہ گرتے بال پیچھے کیے۔ ڈیڈا نے بتایا تم ان کے تطہیر کے لیے گئے فیصلے پر غصہ ہو مرتضیٰ؟ تمہیں نہیں لگتا وہ اس طرح اپنی نئی زندگی شروع کر سکے گی؟
प्लीज़ उस लड़की का नाम लेकर तुम मेरा गुस्सा वापस मत जगाओ एन। आई डोंट वांट टू डिस्कस। वो संजीदगी से कहता पानी पीने लगा, लेकिन मुर्तज़ा एन कम ऑन, जल्दी से कुछ ऑर्डर करो या ज़किया से कहो कुछ बना दे, मुझे एक ज़रूरी काम से जाना भी है। और हाँ, कोई अच्छी सी अकेडमी सर्च करके मुझे डिटेल्स मेल कर देना, मैं देख लूँगा। उसकी पुकार को अनसुनी करते बड़े आराम से गाल धपधपा दिया, रूम की तरफ बढ़ गया। अच्छा ठीक है। एन भी गहरा सांस भरकर अपना फ़ोन लिए सोफे पे आ बैठी। आई जस्ट विश कि तुम डैड और असद अंकल के फैसले को कामयाब बना सको मुर्तज़ा। मीर की पोस्टिंग इस्लामाबाद में हुए 1 साल होने को था, और इस 1 साल में मीर के मिजाज को समझते हुए कभी भी उससे किसी चीज़ के लिए ज़्यादा जिरा नहीं करती थी जब तक कि वो खुद उससे अपनी फीलिंग्स शेयर ना करे। यही वजह थी कि उनकी ज़िंदगी काफ़ी सुकून से गुजर रही थी। 16 जनवरी 2023। यमान के जाने के बाद से अभी कमरे में istirahat की गर्द से लेटी बस यही सोच रही थी कि वो एग्जीबिशन के लिए एंट्री पासेस कैसे हासिल करेगी। बिलाखिर 2 घंटे मुसलसल इसी मसले से उधेड़-बुन करने के बाद वो फ्रेश होकर कमरे से बाहर निकल आई। अगरचे वो अंदर से बेचैन उलझी हुई थी, मगर उसके चेहरे पे उसकी अंदरूनी कैफियत का कोई शुबा तक न था। जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही थी, वहाँ नजर आते तमाम सर्वेंट्स उसे एक नज़र मुस्कुराकर देखते खुद ब खुद रास्ता छोड़े चले जा रहे थे। उन अजनबी लोगों के गैर मुतवक्का रवैये साफ जाहिर कर रहे थे वो सब अपने हाकिम के हुक्म की तामील कर रहे थे। अबीर उन सबसे अनजान बनी काफ़ी मतवाज़न से चाल चल रही थी, जो अमूमन किसी अजनबी जा पे चारों तरफ जायज़ा लेते चली जाती है। सुर्ख कालीन बिछी राहदारी में सितारों की मानिंद झिलमिलाते जा बजा लगे फानूस खूबसूरत बेशकीमती नक्शो निगार से मज़ीन शीशे जैसी दीवारों पे उसका अक्स लम्हे को उभरते मालूम होते चला जा रहा था। बिलाशुबा वो होटल किसी जादुई महल से कम न था। कल रात तो वो उज्जत में इन सब चीज़ों पे ज़्यादा गौर नहीं कर पाई थी, मगर अब उसका दिमाग हर चीज़ को बहुत बारीक बीनी से देख रहा था। उसने गौर किया था कि उस हिस्से की छत पे कुछ अजीब पुरस्कार से नक्शो निगार बने हुए थे, और वही नक्शो निगार खिड़कियों के फ्रेम और दरवाज़ों पर भी मनखुश थे। धीरे धीरे उन राहदारियों को पार करते वो अब हॉल में आ चुकी थी, जिसके दूसरी तरफ शीशे का दरवाज़ा लगा हुआ था, और इस दरवाजे की थोड़े फासले से सीढ़ियाँ बनी थीं। तबीयत का बोझलपन उसकी मासूम सूरत पे पानी की मानंद आया था। माथे की पट्टी खोलकर वह अपने सर के जख्म पे छोटी सी बैंडेज लगा चुकी थी, जबकि हाथों की खराशों पर भी दवाई लगा आई थी। उसका इरादा फिलहाल यहाँ से बाहर को जाता रास्ता तलाश करने का था। इसी वर्ष वो आसपास भरपूर जायदा लेती दरवाजे की से निकलती चली गई। स्याह रंग के दबीस कालीन बिछी सीढ़ियाँ उतरते वो जरा जरा सी देर को दीवार पर नस्ब कैमरों पर भी एक सरसरी नजर डालती जा रही थी। दूसरी तरफ इमारत के अगले हिस्सों में मौजूद उस पर स्टार शख्स की निगाह दफअतनी एसी के कंप्रेसर से ढलकते सुर्ख निशान पे पड़ी थी, और फिर उसके ऊपर चढ़ने पे वह मजीद खून के सूखे हुए निशानात देख उसका गुमान गहरे यकीन में बदल गया था। उस शख्स ने सपाट नजरों खून की गिरती बूंदों के जाविये में उठाकर अबीर के कमरे के वेंटिलेटर को देखा था। गहरी आंखों में अजीब सी चमक और लबों पर पुरस्कार सी मुस्कुराहट दराई थी। यू आर डेड वुमन। उन खून के निशानात को जेब में मौजूद स्प्रे और रुमाल की मदद से साफ करते अपनी पी कैप ठीक करता। वो चंद ही लम्हों में वहां से धुएं की तरह फिजा में तहलील हो चुका था। असली चाय ठंडी हो रही है, क्या कर रहे हो? ये मंजर एक अपार्टमेंट का था जहाँ अस्फहान, अब्दुल्ला और यामीन साथ रह रहे थे। सुमनगान आने के 2 दिन उन तीनों के लिए एजेंसी की जानिब से खुफिया तौर पर एक निजी कंपनी के सॉफ्टवेयर हाउस में जॉब का इंतजाम कर दिया गया था। वो तीनों पिछले 12 दिनों से इसी कंपनी में बखूबी अपनी मुलाजमत निभाते आम शहरियों की तरह इस अपार्टमेंट में शेयरिंग पर रह रहे थे। लेकिन इस सॉफ्टवेयर हाउस की मुलाजमत के साथ दर हकीकत वो लोग जिस मिशन के लिए काम कर रहे थे उसकी किसी को दूर दूर तक भिनक नहीं थी। छुट्टी का दिन होने की बदौलत वो तीनों आज घर ही थे। माहिर एजेंट 9 के कमांड पर कुछ देर कबल शाम की तैयारी के लिए काशान के साथ अपनी मंजिल के लिए निकल चुकी थी। अलबत्ता सारी अब इन तीनों के साथ कुछ अहम इंफॉर्मेशन और लोकेशंस डिकोड करते अपने सर खपाते बैठी हुई थी। फिर घड़ी को 9 बजाते थे वो भरपूर अंगड़ाई लेकर अपनी थकावट दूर करने उन सब के लिए नाश्ता बनाकर ले आई। बहुत शुक्रिया सारिया, रियली नीडेड। चाय का मग थामते यामीन ने तशक्कुर भरी मुस्कुराहट से काम लिया। वाकई इस पुरस्कार यमान ने हमारी रात की नींद और दिन का चैन दोनों छीन लिया है। चूहे दौड़ रहे पेट में, रात से कुछ नहीं खाया। अब्दुल्ला ने भी बोझल सांस अंदर खींचता अपना हिस्सा डाला और टो से लुत्फ अंदोज होते चाय पीने लगा। असली चाय,
थैंक्स रिया, रख दो। वो मसरूफ से अंदाज में बोला जिस पे सारे उसका मग मेज पे रख दी। यामीन और अब्दुल्ला की हमरा सोफे पे आ बैठी और वो तीनों काशान के कल रात के रवैये को लेकर बातें करते हिज़ उठाने लगे। ये पहली बार था जब काशान के कारनामों की महफिल में असफहान नकवी ने अपना हिस्सा नहीं डाला था, जो उन तीनों के लिए काफ़ी हैरान कुन था। यार रसवी, चाय ठंडी हो रही है, क्या कर रहे हो? काफ़ी देर बाद उसे मुसलसल लैपटॉप में गर्क देख यामीन ने बेजारी से कहा, अबीर, इसका वहाँ अकेले रहना खतरे से खाली नहीं है। इसी हर जगह पे यमान के गार्ड्स कैसे अलर्ट रहते हैं। ऐसे में अगर किसी को शक हो गया तो वी कांट इवन सेव हर। वो एक पंछी नुमा ड्रोन कैमरा था जिसके जरिए आसमान होटल शेरान की फुटेज दिख रहा था। उसने अपने तौर पर शानदार काम करते वहाँ जाने से पहले तमाम बैरूनी रास्तों का अच्छे से हिफ्ज कर लिया था। ओ गॉड, ये तुमने कैसे किया? वो तीनों ही हुकूक की मानन मुंह खोले फौरन मेज के पास चले आए। सी, ये ड्रोन में लगा कैमरा बहुत माइक्रो है, बट इसकी रेजोल्यूशन और पिक्सल्स बहुत बेस्ट हैं। इसकी स्पेशलिटी यही है कि इसे मखसूस हाइट पे रखने से कोई ट्रैक नहीं कर सकता। नाइट वर्जन भी बेस्ट है और दूर से देखने पर सिवाय एक नन्ही सी चिड़िया के और कुछ नहीं लगता। इसमें स्पाई कैमरास फिट किए गए हैं। इसका सेंसर बहुत तेज़ है, किसी भी किस्म की डिटेक्टिव व्यूज डिटेक्ट करते ही ये 200 किलोमीटर तक दूर जाने की सलाहियत रखता है। जस्ट अमेजिंग असवी, डोंट से कि तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग वाली सॉफ्टवेयर स्किल्स का नतीजा है। कहाँ छुपा के रखा था इसे? सर काशान को मालूम पड़ा तो सीनियर ऑफिसर को बेखबर रखने का नया चार्ज लगा देंगे। अब्दुल्ला ने काफ़ी हैरत से मुस्कुराते कहा, जिस पर स्पान की लैपटॉप पे मुतहरिक उंगलियां कुछ देर के लिए साकित हुई थी और जहन के किसी कोने पे नक्श चंद साल पहले की कुछ यादें ताज़ा होने लगी। पर उन तीनों की मौजूदगी के पेश नज़र वो अगले दम ही अपने ख्यालात झटकते खफीफ सा मुस्कुरा दिया। मेजर जनरल और कर्नल दोनों से बड़ा होता नहीं है काशान सर का, वो दोनों बाखबर हैं। जियो मेरे शेर, तूने तो एक कमाल कर दिया। अब समझ आया है काशान सर तेरी बनती क्यों नहीं। आफ्टर ऑल तो जूनियर होकर तब भी उनसे बाजी ले गया था और अब भी चैली से तो बनती है बॉस। यामीन के असवान की पुष्ट थपथपाते तमस्खर से कहने पर वो सब ही हंस दिए थे। असफहान मसनूई मुस्कुराहट का सहारा लेते मॉनिटरिंग अब्दुल्ला के हवाले किया। एक्सक्यूज करता वॉशरूम चले आया। सफ़ेद रंग के टाइल्स लगाए एक दरमियाने साइज का बाथरूम था जिसके अंदर घुसते ही सामने की दीवार वॉश बेसिन के ऊपर एक गोल फ्रेम का शीशा नस्ब था। वो कितनी देर तने हुए जबड़े और भिजे हुए लब लिए अपना खूबरू अक्स शीशे में देखते रहा। 2 दिन की थकावट ने उसके नखूश को कुछ और भी वजाहत बख्श दी थी। यामीन का वो जुमला अब तक उसकी समातों से टकरा रहा था। सफ़ेद रंग में जब की हल्की हल्की सी लाली गुड़ी हुई थी, गर्दन और माथे की नसें उभर आई थीं। अलबत्ता करीब से देखने पर उन मशहूर भूरे रंगीदों में माजी की एक शाम का मंजर जलता नजर आ रहा था। ओह कैप्टन असफहान, वेलकम। प्रोजेक्ट फ्लाइंग आई की कामयाबी बहुत मुबारक हो। थैंक यू सर। आसपास मौजूद अफसरान और कर्नल असद के जम इर्तिकाज के सबब बादल नखास्ता मुबहम मुस्कुराहट की मदद लेकर सर को खम कर गया। एजेंसी you should and must be thankful to me, Captain. After all, ये अचीवमेंट मेरी थी जो तुम्हें दे दी गई। काशान ने बड़ी खुशगवारी से अतराफ सरसरी निगाह डालते अपना जहर उगला। आपकी होती तो आज ये सेलिब्रेशन आपके नाम से होती सर। मेरा मानना है जो चीज़ जिसके नसीब में होती है वो जल्द या बदेर सिर्फ उसे ही मिलती है। जहानत से लबरेज आंखों में अजली चमक और लबों पर इत्मीनान भरी मुस्कुराहट लिए वो बहुत ही सुकून से काशान का अंग अंग सुलगा चुका था, पर काशान ने जाहिर ना होने दिया। एक्चुअली आई सेकंड यू कैप्टन। शायद इस जिंदगी में तुम्हारी कोई पहली बात है जिससे काशान वजाहत शदीद मुत्तफिक है। वेटर के हाथ से सॉफ्ट ड्रिंक का ग्लास लेते वो कुछ अजीब पुरस्कार अंदाज के साथ कदर तवक्कुफ से बोलते असफान को हैरत में डाल गया था। असफान भी कोल्ड ड्रिंक लेते जवाबन खासा मुतासर अंदाज में अप्रोच करते बेनियाजी से अतराफ नजरें दौड़ाने लगा। जब ही उसकी नज़र सारी और रेजन महविश के साथ कुछ बुझी बुझी से खड़ी माहिर पे जा ठहरी। स्याह रंग की थीम फ्रॉक पर दुपट्टे का हिजाब लपेटे हल्के से मेकअप के साथ मामूल से ज़्यादा पुरकशिश लग रही थी। असफान की निगाहें बेख्तियार ही उसे देखे गईं। अलबत्ता असफान की नज़रों के ताक़ुब में देखते काशान ने अचानक ही माहिर को बावाज़ बुलंद मुखातिब किया, कैप्टन माहिर, जस्ट कम हियर। दूसरी जानिब काशान के बुलाने पर माहिर का चेहरा उसके साथ खड़े असफान को देख लट्ठे की मानंद सफ़ेद पड़ा था। तेज धड़कता दिल लिए वो अपने पसीने से नम पड़ती उंगलियां मड़ोड़ने के साथ ही काशान को इल्तिजाया देखती नफ़ी में सर हिलाने लगी, पर मजालती जो काशान अपनी सफाकियत से बाज आ जाता। कम उन माहिर, अब इतने अच्छे दोस्त से कैसा राज रखना। 3 महीने बाद कैप्टन असफान इतनी बड़ी अचीवमेंट के साथ हमारे डिपार्टमेंट का नाम रोशन करके लौटे हैं। अब आपका काम है कि इन्हें अपना सरप्राइज देकर इनकी खुशी को दुबाला कर दीजिए।
ماہر کو برف کے مجسمے کی طرح وہیں جمے دیکھ کاشان اس کا ہاتھ تھامے خود ہی اسوان کے پاس لے آیا۔ کاشان کی اس حرکت نے اسوان کو ٹھیک ٹھاک غصہ دلایا تھا، مگر وہ پھر بھی سب سے کھڑا ماہر کی سہمی صورت دیکھتا رہا، لیکن اب اس کی غزالی آنکھوں میں نمی دیکھ اسوان سے مزید برداشت نہ ہو سکا تھا۔ ماہی آر یو اوکے؟ اس سے قبل کی متفکر اسوان اس کو قریب جاتا کاشان ان دونوں کے بیچ حائل ہوا، جس پر اسوان سختی سے جبڑے پیش کاشان کو گھورنے لگا۔ آئی نو کہ تمہیں تمیز، تہذیب اور شرم جیسی امپورٹنٹ چیزیں سکھانے والی مسٹیریس لیڈی تمہارے ساتھ زیادہ نہیں رہ سکی، بٹ آئی کین میک اٹ ایزی فار یو کیپٹن۔ دراصل کسی اجنبی لڑکے کا قریب جانا، وہ بھی تب جب وہ لڑکی کسی اور سے رشتہ جوڑ چکی ہو، ہمارے مذہب اور معاشرے میں گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اپنی زبان کو لگام دو کاشان۔ اسوان نے اس کی بکواس پہ شیر کی طرح گھراتے سے دھکیلنا چاہی تھا کہ دفتن ایجنٹ 9 کا خواہی بازو سے پابند کر گیا۔ اسوان جو خون رنگ آنکھیں لے کاشان کو گھور رہا تھا، اگلے لمحے ایجنٹ 9 کے محض ایک ہی پکار پہ گہری سانس سے بھرتا شدت سے داڑھ پیستے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کا چہرہ غصے کی تمازر سے گلابی ہو چکا تھا اور اب سرد سپاٹ نظر کاشان کے پیچھے بے حس و حرکت کھڑی ماہر کی لرزہ کناں پی کے پلکوں پر ٹکی تھی۔ غصے کی بدولت دھڑکنیں بھی اپنا اعتدال کھو چکی تھی۔ اوہ لک، یور آئیڈل از ہیئر ایسوی۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے کیپٹن۔ چلو اب ہم اسوان کو یہ سرپرائز ساتھ ہی دے دیتے ہیں۔ I'm sure تمہارے منہ سے سن کر زیادہ خوشی محسوس کرے گا۔ Behave yourself, کیپٹن کاشان، I'm warning you۔ ایجنٹ 9 نے ماتھے پر بل لیا خطرناک لہجے پر کہا، پر کاشان اس کی تنبیہ پر سر جھٹکتے تمسخرانہ مسکرا دیا۔ Oh come on ایجنٹ 9، میں تو بس اسوان سے اپنی اور ماہر کی خوشی شیئر کرنا چاہتا ہوں، تم اتنا اوور ریئیکٹ کیوں کر رہے ہو؟ اس کے معنی خیز جملے بازی اور ماہر کے شانے پر ہاتھ رکھتے اپنے حصار میں لینے پر جہاں ایجنٹ 9 کی مٹھیاں سختی سے بند ہوئی تھیں، وہیں ماہر کی آنکھوں سے اب باقاعدہ آنسو ٹوٹ کر دمکتے گالوں پر پھسلنے لگے تھے۔ کم آن اسوی، میٹ مائی فیانسی، کیپٹن ماہر محتشم۔ الفاظ تھے لوہے کی گرم گرم سلاخیں۔ اسوان کو لگا کسی نے سلاخیں اس کے سینے کے آر پار کر دی ہوں۔ اسے محسوس ہوا تھا جیسے اس پل وہ اپنی قوت گویا سے محروم ہو گیا ہو۔ اس کی بے یقینی سے پتھرائی ہوئی پتلیاں ماہر کے ضبط کی شدت سے سرخ پڑتے چہرے پہ یوں جمی ہوئی تھی جیسے وہ اب کبھی انہیں ہلانے کی ہمت نہیں جٹا پائے گا۔ کیا ہوا کیپٹن اسوان؟ یہ اچانک آپ کا چہرہ اتنا زرد کیوں پڑ گیا؟ کیا آپ کو ہمارا سرپرائز پسند نہیں آیا؟ اس کی شجدر و آزردہ کیفیت سے بھرپور حس اٹھاتے کاشان نے بڑا ڈرامائی انداز میں لقمہ دیا، مگر اسوان کو کچھ سنائی کب دے رہا تھا، وہ تو بس یک ٹک نظریں چکائے کھڑی ماہر کو دیکھ رہا تھا۔ تم جانتے ہو، وقت میری زندگی کا سب سے اچھا وقت ہوتا ہے جب تم میرے ساتھ ہوتے ہو۔ مجھ سے وعدہ کرو، تم ہمیشہ یوں میرے ساتھ رہو گے۔ اسوان کے سماعتوں میں کچھ جملے بہت تیزی سے بازگشت کرنے لگے تھے۔ وہ ہریالی سے بھرپور جنگلات اور اونچے اونچے پہاڑوں کے درمیان سے گزرتی ایک سنسان سڑک، تیز بارش اور اس کی پہلی اور آخری محبت ماہر محتشم، کیپٹن اسوان لطیف۔ ایجنٹ 9 نے اسے پتھر کی مورت بنے دیکھ نرمی سے کہا، پر اسوان پہ کوئی اثر نہ ہوا۔ وعدہ کرو تم ہمیشہ مجھ سے ایسے ہی محبت کرو گے۔ اسوان کو تیز بارش میں بھیگتے عاجزانہ تاثرات لیے سینے پر ہاتھ باندھے گاڑی کے آگے ایستادہ دیکھ ماہر نے دوبارہ دونوں باہیں پھیلاتے اسی دیوانگی سے کہا تھا، I said leave کیپٹن اسوان۔ اسے ہنوز ساکت پا کر اس بار ایجنٹ 9 نے تھوڑی سختی سے کام لیتے اسے بازو سے تھامتے اپنا قدم بڑھائے۔ نتیجتاً اسوان کے بے جان قدم جانے کے لیے اٹھ تو گئے، مگر ماہر پہ جمی بے یقین نظریں پلٹنے سے انکاری تھی۔ کانوں میں ہنوز وہ شہد سے شیرے جملے اپنا زہر کھول رہے تھے۔ وعدہ کرو اسوی، تم ہمیشہ میرا اسی طرح خیال رکھو گے اور مجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوگے۔ For God's sake ماہی، I promise تم جو کہو گی سب کروں گا۔ اب نیچے اترو، ہمیں واپس اکیڈمی پہنچنا ہے۔ سر نے یہاں پہ اسٹن کرتے دیکھ لیا تو اگلے 3 روز تک تمہارے ساتھ مجھے بھی گراجویٹ ہونے سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ اسے گاڑی کی چھت سے کھینچ کر نیچے اتارتے اسوان نے باہوں میں گرا لیے کہا تھا، جبکہ ماہر اچانک افتاد پہ بمشکل اس کے مضبوط شانوں کا سہارا لیتے سنبھلی۔ اس کا بھیگا چہرہ کھلتے گلاب کی مانند دمک رہا تھا، آنکھوں میں بے پناہ محبت کا ایک حسین جہان آباد تھا۔ Then I just wish کہ ہمیں یہ سزا ضرور ملے۔ سوچو کتنا مزہ آئے گا جب ہمیں ایک ہی جگہ قید کیا جائے گا۔ ایٹ لیسٹ ہم 3 دن سکون سے باتیں تو کر سکیں گے یار۔ تیز بارش کی بچھاڑ میں ماہر کی آشفتگی اپنی عروج پر تھی۔ اسوان اس کی سردی سے سرخ ٹماٹر پر ناک کھینچتے دل فریبی سے سر جھٹک کر مسکرایا۔ پوری پاگل ہو تم ماہی۔ کوئی نہیں، امی کہتی تھی ماہر میری سب سے اچھی اور سمجھدار بیٹی ہے۔ یہ تو بس تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے۔ کس نے کہا تھا پہلے دن آ کر اتنا اچھا امپریشن ڈالنے کو؟ اس نے ناک سکوڑ شکوہ کیا۔ اوہ آئی سی، تو ماہر میڈم بھی سب کی طرح میرے امپریشن کی شکار ہو گئی ہیں۔ سو ٹیکی،
اصفہان نے مسکراہٹ دبائے داڑھی کھجاتے قدرے شرارت بھرے تعصب سے کہا، جس پر ماہر خفگیزی سے چیخنے لگی، لک کیپٹن حسان، تم میری محبت کا مذاق نہیں اڑا سکتے۔ You know, I didn't fall for your eyes, okay؟ اچھا، مجھے واقعی نہیں معلوم تھا کہ آپ میری شخصیت کے ساتھ ساتھ میری آنکھوں کی بھی دیوانی ہیں۔ امپریسو۔ اسے کیا کریں گے آپ کیپٹن ماہر، اگر میں یوں ہی مذاق اڑاؤں تو؟ اصفہان نے متاثر کن اپروچ کاتے اسے مزید چھیڑا، جس پر ماہر خفت سے سرخ چہرہ لیا منہ بسر کر آس پاس دیکھنے لگی، پھر اچانک ہی اصفہان کو ڈھلان کی طرف دھکا دے کر منہ پھاڑ کر ہنسنے لگی۔ ماہر، واٹ از دس یار؟ یہ سب اتنی بے ساختگی سے ہوا تھا کہ اصفہان خود کو سنبھالنے سے قاصر رہا تھا۔ اس کے سارے کپڑے کیچڑ میں بھر چکے تھے۔ آئندہ اگر تم نے مجھے تنگ کیا نا تو میں تمہاری جان لے لوں گی۔ بھرے بھرے ناخوش میں لاڈ بھری خفگی اس کے حسن کو دو چند کر گئی تھی۔ اصفہان بنا بلکہ جھکے سے دیکھا گیا۔ اچھا بابا، سوری، مذاق کر رہا تھا، جسٹ ہیلپ می آپ پلیز۔ اس کا اترا منہ دیکھتے اصفہان نے کچھ توقف سے اپنی شرارت کو سنجیدگی کی چادر میں مخفی کیے کافی نرمی و لجاجت سے پر لہجے میں کہا، اور اپنا کیچڑ میں ڈوبا ہاتھ ماہر کی طرف بڑھایا۔ ماہر کچھ دیر منہ پھولائے دیکھتی رہی۔ سوری کر تو رہا ہوں۔ اصفہان کے مزید عاجزانہ انداز اور معصومیت سے منہ لٹکانے پر ماہر نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھام لیا تھا، لیکن اگلے لمحے اس کی زوردار چھینیں ان چٹانوں سے ٹکراتی بارش کے شور میں گم ہوئی، کیونکہ اصفہان اسے بھی اپنے ساتھ کھینچ کر اس کیچڑ کے دلدل میں گرا چکا تھا۔ یو لائر، یہ کیا کیا؟ ماہر سراسیمگی سے منہ کھولے خود کو کیچڑ میں لت پت دیکھ دانت کچکچائے اصفہان پہ بڑھ گئی، جبکہ وہ منہ پھاڑے ہنستے چلا جا رہا تھا۔ سوری کیپٹن، یو نو نا، اصفہان نقوی اب سے چند لمحوں کے لیے بھی دور نہیں رہ سکتا، اس لیے جہاں میں وہاں تم۔ اس کے صاف ستھرے چہرے پہ جا وجہ کیچڑ لگاتے اصفہان نے ماہر کو تقریباً رونے پہ مجبور کر دیا تھا۔ I'm gonna kill you عثمان نقوی، میں تمہاری جان لے لوں گی۔ اب منظر کچھ یوں تھا کہ اس تیز بارش میں دونوں اپنے ہاتھوں میں کیچڑ لیے ایک دوسرے کے تعاقب میں دیوانوں کی طرح ہنستے ہوئے بھاگ رہے تھے۔ وہ محبت، کھلکھلاہٹی، چاہت سب دھندلی ہونے لگی تھی، اور اب شیشے میں اپنا مردانہ وجاہت سے بھرپور عکس تکتے ماضی کے خیالات میں سرڈوب اصفہان کی بھوری آنکھوں میں چلتا منظر مکمل طور پر تحلیل ہو چکا تھا، اور اب وہاں صرف سردگی کا بسیرا تھا۔ بیسویں آنکھوں کے ڈورے زب کی نمی سے لہو دھلکا رہے تھے۔ اسے وہاں کھڑے کھڑے 5 منٹ سے زائد ہو چکے تھے۔ کاشان واز رائٹ، میں نے کہا تھا جو چیز جس کے نصیب میں ہو اسے ضرور ملتی ہے۔ تم میرا نصیب نہیں تھی ماہر، نہیں تھی تم میری، اور نہ ہی اب کبھی ہو سکتی ہو۔ I just hate you، مجھے تمہاری موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ نفرت کرتا ہوں میں تم سے، صرف نفرت۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ ایک فیصلہ لے چکا ہے، پر وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کا فیصلہ خدا کے لیے گئے فیصلے کے آگے محض ایک جذباتی رد عمل کے سوا اور کچھ بھی نہیں تھا۔ عنقریب اسے معلوم پڑ جانا تھا کہ انسان کے حق میں بظاہر تلخ و کٹھن لگنے والے رب کائنات کے لیے گئے فیصلے ہی سب سے بہتر ہوا کرتے ہیں۔ اسفی جلدی باہر آ۔ دفتر یامین کی آواز پر وہ اپنی بھیگی آنکھیں میچ کر کھولتے چہرہ دھو کر باہر آ گیا۔ کیا ہوا؟ جارج ولیم کی بیٹی سیلین ولیم کی لوکیشن ٹریک ہو گئی ہے، وہ اس وقت پیراڈائز مال میں ہے۔ فنٹاسٹک۔ جواد کی جانب سے دی جانے والی اس خبر پہ اصفہان کا بجھا ہوا چہرہ یک لکھوی چمک اٹھا تھا۔ جاری ہے۔